नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है आलोचना विधा। तो आलोचना विधा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आलोचना विधा संपूर्ण प्रश्नोत्तरी हल। अब आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि साहित्य जीवन की व्याख्या है, आलोचना साहित्य की व्याख्या है, कथन किसका है? विकल्प ए कह रहे कि श्याम सुंदर दास का है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर विकल्प डी रामविलास शर्मा का है। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है कि साहित्य जीवन की व्याख्या है और आलोचना साहित्य की व्याख्या है, कथन किसका है? जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 1 आप सबकी स्क्रीन पर है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए तो बिल्कुल विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था तो बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। स्टार लगा करके इस प्रश्न को अपने नोटबुक में भी आप दर्ज कर लें, ठीक है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, जो साहित्य जीवन की व्याख्या है ना, तो जीवन की व्याख्या और साहित्य की व्याख्या सब कौन? बोले रामचंद्र में है। तो रामचंद्र क्या करते हैं? जीवन की व्याख्या करते हैं और उसी से साहित्य की व्याख्या होती है। तो कहने का आशय यही है कि हर व्यक्ति का जो जीवन है ना, उसकी व्याख्या, उसकी परिभाषा, उसके आधार बेस सब रामचंद्र में निहित है। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जो जीवन की व्याख्या है, साहित्य जीवन की व्याख्या है, राम में निहित है। तो राम में निहित यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 है कि आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है? विकल्प ए कह रहे कि जयशंकर प्रसाद, विकल्प बी रामकुमार वर्मा, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल या फिर विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो प्रश्न संख्या 2 का जवाब आप सबको देना होगा और तेजी के साथ आप सभी भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। कैसे दिमाग में इसको रखा जाए? तो देखिए मित्रों, बात करते हैं ना, तो आधुनिक हिंदी में है ना, हिंदी का प्रथम आलोचक कौन होता है? बोले सर भारतीय होगा, कोई भारत का होगा। तो हिंदी का प्रथम आलोचक भारत है, भारत है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को दिमाग में बैठा लीजिएगा और ऐसे इसको बिल्कुल कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा कि हिंदी का प्रथम आलोचक तो भैया भारत है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को दिमाग में रख लीजिएगा। आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 3 है कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और संयुक्ता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक आलोचना लिखा गया था, यह कथन किसका है? यानी कि भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं और इनके द्वारा जो लिखा गया संयुक्ता स्वयंवर एक नाटक है, ध्यान में रखिएगा। इसकी सच्ची समालोचना शीर्षक आलोचना किसने लिखा था? किसने लिखा? भट्ट जी ने लिखा। तो ये कथन किसका है कि प्रथम आलोचक हैं? विकल्प कह रहे कि शुक्ल जी, विकल्प बी बच्चन जी, विकल्प सी रामविलास शर्मा या फिर विकल्प डी पदम सिंह शर्मा है। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आप सबको देना होगा, थोड़ा सोच समझ कर देना होगा। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए तो विकल्प बी इज राइट आंसर, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह, है ना। स्टार लगा करके इन्हें दिमाग में छाप लीजिए। कैसे? देखिए, भट्ट से कौन? बोले हिंदी के प्रथम आलोचक कौन हो सकते हैं भट्ट से? बोले बच्चन फार बच्चन, ध्यान में रखिएगा, बच्चन, है ना। कभी कभी देखते होंगे कि भट्ट से बच्चे आलोचना कर देते हैं। सबसे पहले भट्ट से बच्चे ही आलोचना करते हैं। तो बच्चे फार डॉक्टर बच्चन सिंह को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया है, कथन किसका है? तो थोड़ा सा इसको दिमाग में बैठाइए। यानी कि ये कथन कहा जा रहा है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी, भट्ट माने बालकृष्ण भट्ट, और चौधरी साहब ने किया, बद्रीनाथ चौधरी, ध्यान में रखिएगा, साहब ने किया है। ये कथन किसका है?
विकल्प ए करें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प बी राम कुमार वर्मा का है, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल का कथन है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि शिवदान सिंह चौहान का। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब सबको देना होगा। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और बहुत तेजी के साथ आप सभी भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। समालोचना का सूत्रपात्र, बोले सर समालोचना का सूत्रपात्र तो रामचंद्र करते हैं, रामचंद्र। और ये ध्यान में रखिएगा, रामचंद्र, सूत्रपात्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ध्यान में रखिएगा। एक क्लू आपकी ये बन गई कि सूत्रपात्र शुक्ल जी करते हैं, शुक्ल जी। और दूसरा आलोचना का सूत्रपात्र तो भैया राम से है ना। तो राम जिसको चाहे उसकी आलोचना करा दें, उसके सूत्र आलोचना का सूत्रपात्र बन जाए। अब राम का मतलब राम जी को जोड़ लीजिएगा। देखिए उनके तमाम व्यक्ति को काला, कलूटा, कुरूप, तमाम प्रकार की विकृतियां से निर्मित कर देते हैं राम जी। तो आलोचना का सूत्रपात्र तो करने वाले सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ही है, यानी कि राम जी ही है ना। बनावट के आधार पर देखे होंगे, आर्थिक स्थिति के आधार पर, तमाम प्रकार की है ना स्थितियों के आधार पर जो है आलोचना का सूत्रपात्र कौन करता है, रामचंद्र करते हैं। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए ये देखिए प्रश्न संख्या 5 आ गया आप सबके स्क्रीन पर कि साहित्य और साहित्यकार के रहस्य को उद्घाटित करना आलोचना है, कथन किसका है। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प बी राम कुमार वर्मा का, विकल्प सी गुलाब राय का, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, स्टार लगाइए और इस प्रश्न को बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज कीजिए, जवाब दीजिए। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल विकल्प सी गुलाब राय इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो जो भी भाई बहन विकल्प सी का जवाब चयन किए हैं, निश्चित रूप से आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी है और आप सब महाबधाई के पात्र हो। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल देखिए साहित्य और साहित्यकार के रहस्य को उद्घाटित करना आलोचना है। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए, देखिए जो रहस्य को कौन बोले रहस्य को उद्घाटित करता है ना, वो गुलाब, ध्यान में रखिएगा। गुलाब क्या करता है, रहस्य को उद्घाटित कर देता है, ये ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी मानते हैं कि गुलाब से रहस्य उद्घाटित होता है। कोई व्यक्ति किसी को गुलाब दे देता है तो रहस्य पता चल जाता है क्या रहस्य है ना। गुलाब क्या करता है, रहस्य को उद्घाटित करता है। तो रहस्य को उद्घाटित करता है कौन, बोले सर गुलाब। गुलाब फॉर गुलाब राय को पकड़ लीजिएगा और यहाँ से रहस्य को पकड़िएगा कि रहस्य को उद्घाटित कौन करता है। तो आपके दिमाग में आ गया गुलाब राय, और जहाँ पर देखिएगा बस उसी विकल्प पे सीधे पहुँचिएगा, प्रश्न को छाप दीजिएगा। ठीक है, स्टार लगा करके इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करें। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 6 है कि किसी रचना एवं रचनाकार का शास्त्रीय एवं निजी मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन करना सही समीक्षा है, कथन किसका है। ये लो, बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया और बहुत घुमक्कड़ी टाइप का प्रश्न कह सकते हैं आप, कि हर प्रकार की परीक्षा में देखने को मिल सकता है कि किसी रचना एवं रचनाकार का शास्त्रीय एवं निजी मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन करना समीक्षा है, कथन किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि पदम सिंह शर्मा का, विकल्प बी गणपत चंद्र गुप्त का, विकल्प श्री रामविलास शर्मा, या फिर विकल्प डी शिवदान सिंह चौहान का। जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 6 आप सबके स्क्रीन पर है कि किसी रचनाकार का शास्त्रीय एवं निजी मान्यताओं के आधार पर मूल्यांकन, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, गणपति चंद्र गुप्त इज राइट आंसर, है ना। बिल्कुल सही जवाब और बड़ी सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। और मित्रों, आप सब बिल्कुल सुबह से ही वीडियो में जुड़ते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप सबकी उपस्थिति बिल्कुल मुझे बहुत कुछ करने के लिए मजबूर करती है, पर समय का अभाव है। काफ़ी कुछ तो नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जो भी समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप सबके लिए कुछ कार्य करूँ, कर रहा हूँ, करता रहूँगा। ठीक है ना। तो फिलहाल जो जवाब था विकल्प बी इज राइट आंसर। अब कैसे इसे दिमाग में बैठाएं, तो देखिए जो शास्त्रीय एवं निजी मानता है ना। अब देखे होंगे शास्त्रीय के मतलब आप कह सकते हैं कि प्राचीन काल से, पुराणों से, है ना, क्या मानता है। तो भैया निजी मानता और शास्त्रीय मानता, तो शास्त्रीय एवं निजी मानता है बोले गणपति, किसको, गणपति में। ध्यान में रखिएगा कि शास्त्रीय एवं निजी मानता है, क्या मानता है, गणपति में। हर व्यक्ति गणपति जी को देखे होंगे ना, श्री गणेशाय नमः। जब भैया शादी होगी ना, अभी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जब नौकरी मिल जाएगी तो शादी होगी, जो निमंत्रण कार्ड छपेगा ना, तो श्री गणेशाय नमः सबसे पहले लिखा जाएगा। ये शास्त्रीय और निजी मानता है कि सबके कार्ड पर वक्रतुंड महाकाय
सूर्यकोट है ना, रहता कि नहीं। तो श्री गणेशाय ध्यान में रखिएगा, श्री गणेशाय यानी कि गणपति चंद्रगुप्त। शास्त्री एवं निजी मानता है क्या कि गणपति चंद्रगुप्त में, है ना, गणपति में, गणपति बप्पा मोरिया गणेश जी। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा कि शास्त्री एवं निजी मानता बिल्कुल गणपति। ठीक है, चलिए प्रश्न के साथ है कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना होगा, कथन किसका है। विकल्प कह रही कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प बी श्याम सुंदर दास का, विकल्प सी रामविलास शर्मा का, या फिर विकल्प डी है शिवदान सिंह चौहान का। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आप सबको देना है कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना होगा, कथन किसका है। प्रश्न संख्या 7 आप सबके स्क्रीन पर है। विकल्प ए हजारी प्रसाद, विकल्प बी श्याम सुंदर दास, विकल्प सी रामविलास शर्मा, या फिर विकल्प डी शिवदान सिंह चौहान। जवाब दीजिए। प्रश्न संख्या 7 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था और बहुत सुंदर और सटीक जवाब आप सभी ने दिया। तो निश्चित रूप से आप सब महाबधाई के पात्र हैं और बिल्कुल कोटि कोटि प्रणाम आप सबकी तैयारी को, नमन, है ना। निश्चित रूप से आप सबका जो ये परिश्रम है बिल्कुल इस बार रंग जरूर लाएगा। ठीक है ना। तो आप कैसे दिमाग में इसको बैठाया जाए कि यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या माने तो आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है, आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है। बस आपके दिमाग में आ गया कि सर व्याख्या की व्याख्या बड़ी सुंदर होती है। आपने कोई व्याख्या की और उसकी व्याख्या हम अपने शब्दों में करें तो व्याख्या की व्याख्या सुंदर होती है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा और जैसे आपको मिल जाए कि आलोचना क्या है, आलोचना उस व्याख्या की व्याख्या है, तो व्याख्या की व्याख्या सुंदर होती है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज करिए, छाप लीजिए मित्रों और गांठ कर लीजिए। ऐसे प्रश्नों को अगर आप बिल्कुल अभी से बनाते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। हिंदी साहित्य की बात करें तो इतने ढेर सारे तथ्य हैं, इतनी ढेर सारे कथन हैं ना, इतनी रचनाएं हैं कि आपको याद करना, हमें याद करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन क्लू की सहायता से जब हम लोग उसको दिमाग में बैठाते हैं तो निश्चित रूप से जब भी वो सामने दिखाई देता है और आपको क्लू मिल जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, श्याम सुंदर दास को। ठीक है ना। और आपने कहा कि व्याख्या की व्याख्या बड़ी सुंदर होती है, तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को बैठाना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 8 है, जरा हटकर प्रश्न थोड़ा सा है कि निम्न में से आलोचना का भेद है ना, कि कौन सा भेद आलोचना का है। विकल्प ए कह रहे कि रसवादी आलोचना का भेद है, विकल्प बी तुलनात्मक आलोचना होती है भेद है, विकल्प सी कह रहे हैं कि मार्क्सवादी आलोचना होती है और विकल्प डी कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 8 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न था और आप सबका उतना ही बेहतरीन जवाब आया कि सर विकल्प डी यानी कि सरकारी जवाब इज राइट आंसर, है ना। जो विकल्प डी है सही है, उपयुक्त सभी सही है। रसवादी बिल्कुल आलोचना एक भेद है, तुलनात्मक भी आलोचना का भेद है, मार्क्सवादी भी आलोचना का एक भेद है ना। इसके अलावा एक शास्त्रीय आलोचना भी आप देखेंगे, शैशववादी आलोचना भी होता है, प्रभाववादी आलोचना होता है और तुलनात्मक आलोचना तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं, तो इसको बिल्कुल आपको स्टार लगा करके बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। ठीक है। और मित्रों, मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है तो प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, बल्कि उसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से 0 लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक के जितने भी प्रश्न बन सकते हैं पूरे प्रश्नों को बनाने का मैं प्रयास करता हूं और उसके साथ ही उस टॉपिक को पूर्ण रूप से कवर करने की मेरी पूरी कोशिश होती है। तो मित्रों, थोड़ा सा आपका समय जरूर हम लेते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहती है कि उस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर एंड कट कर दें। ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 आ गया कि रसवादी आलोचक कौन है। जवाब आप सबके सामने है। विकल्प ए नंदुलारे वाजपेयी, विकल्प बी भागीरथ मिश्र, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ला और नागेंद्र और विकल्प डी कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा एवं नामवर सिंह। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 9 आपके स्क्रीन पर है कि रसवादी आलोचक कौन है। थोड़ा सा समय लेकर जवाब दीजिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी बार इस प्रश्न पे चूक गए तो निश्चित रूप से आप चूक गए और चूकना नहीं है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल एंड डॉक्टर नागेंद्र, है ना, रसवादी। ठीक है ना।
रसवादी। अब देखिए रस किसमें, हमने बताया था रस, है ना, डॉक्टर रस लेते हैं ना, रस रस इनकी एक रचना है ना। और बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल, राम रसायन तुम्हारे पास आ। तो रसवादी आलोचक रामचंद्र शुक्ल और नागेंद्र जी, ठीक है, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे दुलारे जी को देख रहे हो ना, तो दुलारे जी सैषणवादी आलोचक हैं। भागीरथ मिश्र जी को देख रहे हैं विकल्प बी में, और इनके साथ साथ गणपत चंद्र गुप्त जी भी हैं जो कि शास्त्रीय आलोचक हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था रसवादी सही है। और विकल्प डी की बात करें ना, तो रामविलास शर्मा और नामवर सिंह को भी आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये बड़े प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक हैं। तो मार्क्सवादी विलास जो करेगा ना, मार्क्सवादी और नामवर होगा, तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10, तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? विकल्प कह रहे हैं कि इलाज चंद जोशी को, विकल्प बी पदम सिंह शर्मा को, विकल्प सी बाबू गुलाब राय, या फिर विकल्प डी रामविलास शर्मा को। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है कि तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि कल के प्रश्नोत्तरी में भी आप सबने देखा था, विकल्प बी पदम सिंह शर्मा इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। स्टार लगा करके इसको अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि तुलनात्मक आलोचना का जनक कौन है। बिल्कुल देखिए, तुलना किससे होती है, मैंने आपको बताया था कि तुलना जब भी होती है ना, तो व्यक्ति के पद से होती है, किस पद पर आप कार्यरत हो। और आपने देखा होगा कस्बे में, शहर में, नगर में, गांव में, जहां भी आप रहते हैं ना, वहाँ की जब औरतें इकट्ठा होती हैं तो उनका भी एक क्लब बन जाता है। और आपके पति क्या करते हैं, आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं, किस पद पर हैं, तो पद के अनुसार से तुलना होती है। और आजकल जो समाज का वो बन गया भैया ना, कि पद के अनुसार आपको सम्मान भी दिया जाता है। आप अच्छे पद पे हैं तो बहुत सम्मान मिलेगा, आप थोड़ा सा किसी कारण से भी चयनित नहीं हो पा रहे हैं तो आपको सम्मान थोड़ा सा, है ना, बिल्कुल सम्मान क्या सम्मान, अब जान ही गए हैं। और घर में ही भेदभाव होता है ना। एक बच्चा फौज में है तो उसको बड़ा सम्मान है, दूसरा घर पर है तो उसको बिल्कुल सम्मान नहीं है, जबकि वो तैयारी भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं है ना। और एक आपने ये भी देखा होगा, जो जॉब में रहते हैं ना, उनकी रोटी में घी लगी होती है, और जो जॉब में नहीं है तो उनको रूखी सूखी जो भी मिल गया उसी से काम चलाना है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है, सही है, और हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कोई भी भाई बहन इसको अपने बिल्कुल हृदय में ना ले, है ना। किसी की भावना को हर्ट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस ये है कि आप इसको दिमाग में बैठा लें, है ना। तो बिल्कुल तुलना पद से होती है, तो पद फॉर पदम सिंह शर्मा इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम आलोचक कौन है? विकल्प कह रहे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट, विकल्प सी रामविलास शर्मा, या फिर विकल्प डी पदम सिंह शर्मा। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब सबको देना है कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम आलोचक कौन है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। और सुंदर तैयारी आप सबके द्वारा देखने को मिल रही है ना, कि शुक्ल जी ने किसको मतलब माना प्रथम आलोचक, तो बिल्कुल भट्ट से माना, भट्ट से किसको, बालक को माना। तो बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर। अब देखे होंगे जो बाल होते हैं ना, वो भट्ट से जो आलोचना करते हैं, तो बिल्कुल वही सबसे पहली आलोचना है और सही आलोचना है बच्चों द्वारा। तमाम प्रकार के लोग बच्चों को मना करते हैं, कोई पूछेगा पापा कहाँ पे है, बताना मत बेटा पापा घर पे हैं। और बच्चे से पूछते बेटा पापा कहाँ है, तो बच्चा सीधा बता देता है कि पापा मना किए हैं, पापा कहे हैं कि बताना नहीं कि पापा घर में है ना। तो बिल्कुल भट्ट से, है ना। हिंदी का प्रथम आलोचक रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, बालकृष्ण भट्ट हैं। तो राम के अनुसार रामचंद्र शुक्ल को राम जी मानिए, राम के अनुसार जो बाल होता है वो भट्ट से आलोचना करता है, तो प्रथम आलोचक वही है जो बालक है, बाल है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है? विकल्प कह रहे हैं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट को, विकल्प सी पदम सिंह शर्मा को, या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है कि हिंदी में व्यावहारिक आलोचना का जनक किसे माना जाता है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर
विकल्प बी को लॉक किया जाए, बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चयन किया, बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। देखिए, अगर बात करते हैं कि व्यवहारिक आलोचना, है ना, प्रैक्टिकली, बिल्कुल प्रैक्टिकली है, सिद्धांत इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सही है। बालकृष्ण भट्ट, बालक जो होता है ना, बिल्कुल व्यवहारिक आलोचना करता है। वो किसी प्रकार की चापलूसी वगैरह पसंद नहीं करता है, जो है एज इट इज जो सीधे कह देता है। आप किसी बालक को कहते हो भैया तुम बहुत सुंदर लगत हो, लेकिन वो तुरंत कहता है नहीं, आपकी बड़ी बड़ी मूछें अंकल, आप तो नहीं अच्छे लग रहे हो, या आपके सर के बाल गिर गए, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो। वो तुरंत आलोचना कर देता है। तो व्यवहारिक आलोचना बिल्कुल बालक करता है, बालकृष्ण भट्ट, है ना। तो बालक करता है भट्ट से व्यवहारिक आलोचना, ये ध्यान में रखिएगा। किसी प्रकार के उसके अंदर चापलूसी, बनावटीपन नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगा करके इसको ऐसे बिल्कुल आप छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 की हिंदी नवरत्न एवं आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी मिश्र बंधु का है, विकल्प सी बद्रीनारायण चौधरी का है, या फिर विकल्प डी बालकृष्ण भट्ट का। तो प्रश्न संख्या 13 का जवाब सबको देना है कि हिंदी नवरत्न आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है, और आप सबका जवाब भी आ गया अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मिश्र बंधु इज राइट आंसर, है ना। लिखा है नवरत्न और वर्ष समय इसका है 1910 में। तीनों भाई हैं, कौन? श्याम सुख गणेश, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और हिंदी नवरत्न की बात करें ना, तो यही वो आलोचनात्मक ग्रंथ है जहाँ से देव बड़े की बिहारी बड़े विवाद उत्पन्न हुआ था, ये ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। ये कभी कभी प्रश्न में, परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा ग्रंथ है जिसने देव बड़े की बिहारी बड़े, है ना, इस विवाद को जन्म दिया है। तो हिंदी नवरत्न ध्यान में रखिएगा, मिश्र बंधु द्वारा लिखी गई, है ना, आलोचनात्मक ग्रंथ है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 14 है कि देव बड़े की बिहारी, है ना, देव बड़े की बिहारी विवाद में भाग लेने वाली कृतियां कौन कौन सी हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि बिहारी सतसई है, विकल्प बी कह रहे हैं कि देव और बिहारी है, विकल्प सी कह रहे हैं कि बिहारी और देव हैं, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आप सबको देना है, और बड़े तेजी के साथ आप सब भाई बहनों का जवाब आया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। बिल्कुल सुंदर सी तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है, और इस तरह से अगर कोई भी आसान सा प्रश्न आ गया तो निश्चित रूप से आप उसको दौड़ा कर ही मारोगे, ठीक है ना। सही जवाब, सुंदर तैयारी, स्टार लगा कर फिर भी इसको अपनी नोटबुक में आप दर्ज कर लीजिए, है ना। कभी कभी आसान सा प्रश्न भी परीक्षा में भारी पड़ जाता है, ठीक है ना। अब देव बड़े की बिहारी बड़े विवाद में भाग लेने वाली जितनी भी कृतियाँ हैं, बिहारी सतसई पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखी गई है। देव और बिहारी, पहले देव हैं, ध्यान में रखिएगा, देव बिहारी, कृष्ण बिहारी, और बिहारी लाला भगवान दिन, ध्यान में रखिएगा, बिहारी लाला, बिहारी में लाला कहते हैं ना, इनके द्वारा लिखी गई है। तो कहने का आशा है ये तीनों ग्रंथ है ना, तीनों ग्रंथ देव बड़े बिहारी विवाद में भाग लेने वाले हैं, ठीक है, कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 15 की रस कलश आलोचनात्मक कृति किसकी है? विकल्प कह रहे कि अद्धा सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, विकल्प बी मैथिली गुप्त का, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद, या फिर विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी की। तो प्रश्न संख्या 15 का फौरन जवाब सबका आ गया, अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अयोध्या सिंह हरिऔध इज राइट आंसर। बिल्कुल, आप कैसे दिमाग में इसको बैठाएंगे? तो बोले सर रस का कलश जो है ना वो अयोध्या में है ना, रस का कलश अयोध्या में है, अयोध्या में, ये ध्यान में रखिएगा, रस कलश अयोध्या में। तो अयोध्या फॉर अयोध्या, है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को ध्यान में रखिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको रस का कलश जानना है, रस के कलश को लेना है, तो आप अयोध्या जाएं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 16 है कि रुद्र पिंगल आलोचनाकृत किसकी है? अब रुद्र पिंगल आलोचनाकृत किसकी है? विकल्प ये कह रहे हैं कि जानकी प्रसाद की है, विकल्प बी कह रहे हैं कि ज्वाला स्वरूप की है, विकल्प सी सीताराम शास्त्री की है, या फिर विकल्प डी सुखदेव बिहारी मिश्र की है। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है कि रुद्र पिंगल आलोचनात्मक कृति किसकी है, या आप मोटी बात यही कहें रुद्र पिंगल किसकी रचना है। अब धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ज्वाला स्वरूप इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। रुद्र पिंगल, है ना। अब देखिए रुद्र पिघलता है, रुद्र होकर पिघलता है, कौन? बोले रुद्र पिघल, रुद्र पिघल। अब रुद्र होकर पिघलता है क्या? बोले सर ज्वाला, है ना, ज्वाला रुद्र होकर पिघलती है, ध्यान में रखिएगा, रुद्र ज्वाला स्वरूप,
है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति रुद्र रुद्र हो जाता है ना तो ज्वाला का स्वरूप हो जाता है। और रुद्र माने देख ही रहे हैं, है ना, क्रोध हो जाता है, कोई व्यक्ति गुस्से में हो जाता है ना तो ज्वाला का स्वरूप होता है। तो रुद्र व्यक्ति ज्वाला का स्वरूप होता है, ऐसे दिमाग पे रखिए ट्रिक को और बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 कि काव्य दर्पण आलोचनात्मक कृति किसकी है। कई बार मैंने इसकी चर्चा आप सबसे किया है, तो देखिए प्रश्न फिर आप सबके स्क्रीन पर आ गया है कि काव्य दर्पण आलोचना कृति किसकी है। विकल्प ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, विकल्प बी बिहारी लाल भट्ट की, विकल्प सी कह रहे हैं कि राम दाहिन मिश्र की है, या फिर विकल्प डी अर्जुन दास केडिया की है। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आप सबको देना है, और 17 पर खतरा भी होता है, तो ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल खतरे में पड़ गए हैं, है ना। तो बिल्कुल, और उससे भी अधिक के भाई बहनों का जवाब सही आ गया, अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, राम दाहिन मिश्र इज राइट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी, है ना। कैसे, जो काव्य का दर्पण है ना, तो काव्य के दर्पण को दाहिने रखते हैं, दाहिने रखते हैं। अगर आपको पढ़ना है ना तो दाहिने रख के पढ़ो, काव्य दर्पण ध्यान में रखिएगा, है ना। साहित्य दर्पण एक रचना है, तो बिल्कुल विश्व देखता है साहित्य में विश्वनाथ की। ठीक है, तो यहाँ पे काव्य दर्पण आ गया, राम दाहिन मिश्र राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ कौमुदी आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर का है, विकल्प बी राम दाहिन मिश्र का है, विकल्प सी लाला भगवान दीन का है, या फिर विकल्प डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तो प्रश्न संख्या 18 का जवाब आप सबको देना है कि अलंकार मंजूषा और व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी आलोचनात्मक कृति है, और आप सबका फौरन जवाब दौड़ता हुआ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, लाला भगवान दीन इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, और बड़ी सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है ना। तो अलंकार बिल्कुल मंजूषा लाला को करते हैं, और व्यंग्यार्थ कौमुदी बिल्कुल भैया लाला फल लाला भगवान दीन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, स्टार लगा कैसे छाप लीजिए। प्रश्न संख्या 19 है कि साहित्यालोचन आलोचना किसकी है। साहित्यालोचन आलोचना किसकी है। विकल्प कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट की, विकल्प बी गुलाब राय की, विकल्प सी रामविलास शर्मा की, या फिर विकल्प डी श्याम सुंदर दास की। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, और आप मोटी बातों में यही कह सकते हैं कि साहित्यालोचन किसकी रचना है ना। अब साहित्यालोचन किसकी रचना है, आपका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और आप सब महाबधाई के पात्र हो। अब देखिए बात करें साहित्यालोचन, तो साहित्य का लोचन करना सुंदर होता है, साहित्य का लोचन करना सुंदर होता है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास को ध्यान में रख लीजिए, और इन्हें ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 20 है कि भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास आलोचनात्मक कृति किसकी है। यानी कि भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास किसकी रचना है। विकल्प कह रहे कि श्याम सुंदर दास का, विकल्प बालकृष्ण भट्ट का, विकल्प सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, या फिर विकल्प डी गुलाब राय का। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना कि भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास बहुत सुंदर होता है ना। अगर आप बात करें हम लोग भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विज्ञान, है ना, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास सुंदर होता है, तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास। और इसके पहले भी आपने देखा कि साहित्य का आलोचन करना सुंदर होता है। तो साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का विकास ये सुंदर होते हैं, तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास जी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे कहीं अपनी नोटबुक में कोने पर दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 21 है कि काव्य में रहस्यवाद सैद्धांतिक आलोचना किसकी है। विकल्प ए रामविलास शर्मा की है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल की है, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद की है, या फिर विकल्प डी श्याम सुंदर दास की है। तो जवाब आप सबको देना। प्रश्न संख्या 21 आप सबके स्क्रीन पर है कि काव्य में रहस्यवाद सैद्धांतिक आलोचना किसकी है। यानी कि मोटी बात करें तो यही है कि काव्य में रहस्यवाद, है ना, किसकी रचना है। और आप सबका जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। बिल्कुल, जो काव्य में रहस्य है ना,
बोले किसके काव्य में रहस्य है? बोले सर रामचंद्र शुक्ल के। तो रामचंद्र शुक्ल के काव्य में रहस्य है। काव्य में रहस्यवाद किसके है? बोले सर शुक्ल जी के। और कुछ ना आ जाए तो ये दिमाग में रखिएगा कि रामचंद्र के काव्य में रहस्यवाद है। रामचंद्र के काव्य में रहस्यवाद है तो काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न के 22 है कि निम्न में रामचंद्र शुक्ल की कृति है। अब इनमें कौन सी कृति रामचंद्र शुक्ल की है? जवाब आप सबको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि गोस्वामी तुलसीदास, विकल्प बी जायसी ग्रंथावली, विकल्प सी भ्रमर गीत सार, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी है। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है कि निम्न में कौन सी कृति रामचंद्र शुक्ल की है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी जो सरकारी जवाब है ना उसको लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब है ना। बात करें शुक्ल जी की रचना तो बिल्कुल गोस्वामी तुलसीदास। जायसी ग्रंथावली रामचंद्र शुक्ल की रचना है और भ्रमर गीत सार बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे ऐसे ही दर्ज कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है कि रस मीमांसा सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति किसकी है ना। रस मीमांसा सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति किसी है? तो मोटी बात यही कि रस मीमांसा किसकी रचना है। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद की, विकल्प बी हजारी प्रसाद, विकल्प सी रामविलास शर्मा, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल का। तो जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर है ना। रस मीमांसा, रस भैया रस मीमांसा किसकी है? तो बोले रामचंद्र शुक्ल की है ना। तो रस की मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, रस की मीमांसा रामचंद्र शुक्ल है ना। रा से राम, रा से रस। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत किसकी रचना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी श्याम सुंदर दास का, या फिर विकल्प डी निराला जी का। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि जो विरुद्धों का सामंजस्य है ना वो बिल्कुल विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो आप एक क्लू बना लीजिए कि विरुद्धों का सामंजस्य कौन करता है। बोले सर विरुद्धों का जो सामंजस्य है ना वो बिल्कुल मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र करते हैं। तो ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि विरुद्धों का सामंजस्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ध्यान में रखिएगा। तो विरुद्धों का सामंजस्य करना रामचंद्र की रचना है, रामचंद्र की रचना है कि रामचंद्र शुक्ल को ध्यान में रखिएगा, बैठाइएगा। ठीक है, चलिए और प्रश्न संख्या 25 है कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध आलोचनात्मक कृति किसकी है। जवाब आप सबको देना है और विकल्प आप सबके सामने है कि सुमित्रा नंदन पंत का है, विकल्प बी कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद का है, विकल्प सी कह रहे हैं निराला का है, या फिर विकल्प डी महादेवी वर्मा का है। तो संख्या 25 का जवाब आप सबको देना है कि काव्य और कला तथा अन्य निबंध है ना। काव्य, कला तथा अन्य निबंध ये आलोचनात्मक कृति किसकी है? जवाब आप सबको देना है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए मित्रों, बात करें काव्य और कला, काव्य और कला तथा अन्य निबंध, बोले जयशंकर प्रसाद की। काव्य कला जयशंकर प्रसाद की, काव्य कला जयशंकर प्रसाद की, ध्यान में रखिएगा है ना। काव्य कला किस में है? बोले सर जयशंकर प्रसाद में, ये ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से आप इसे याद करने का प्रयास करिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना स्नेह, प्रेम एवं विश्वास इसी तरह से चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य इतिहास के प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और प्रत्येक दिन 3:40 पर हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे से टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के लिए आप हमारे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को जांचें, परखें, मजबूत करें। तो मित्रों आज की इस वीडियो से अब विदा लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।